नमस्कार, कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है साथियों। मैं हूं विवेक। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण कक्षा में हम मनोविज्ञान के कुछ अन्य सिद्धांतों के ऊपर, कुछ अन्य कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपकी रीट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पिछली रीट की एग्जाम की बात करूं तो ऐसा 2 बार हुआ है कि इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सवाल पूछा गया है। सवाल कैसा? मैं 2 सिद्धांतों की जिनकी यहां पर बात करने जा रहा हूं, उसमें पहला है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जिसे एरिक एरिक्सन ने दिया है, और दूसरा जिस सिद्धांत की मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं वो है नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत जो लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिया हुआ है। सबसे पहले हम एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की बात करते हैं। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की बात जब एरिक्सन कहते हैं तो एरिक्सन विकास के उस बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत को लेकर आते हैं और कहते हैं कि विकास जो है, मनोसामाजिक विकास जो है वो उम्र भर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। और ऐसे में व्यक्ति के ऊपर समाज का जिस प्रकार से प्रभाव बनता है उससे कुछ व्यक्ति में गुण डेवलप होते हैं। यदि वो जो प्रभाव है वो नकारात्मक हो तो उससे व्यक्ति में कुछ दोष उत्पन्न होंगे। और इन्हीं की बात बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही रोचक, बहुत ही दिलचस्प बात कही है एरिक एरिक्सन साहब ने। एरिक्सन साहब कहते हैं कि 8 चरण हैं, व्यक्ति के जीवन से शुरू होते हैं और आगे तक चलते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं विद्यार्थियों को यहां पर बता दूं कि आप डिफरेंट पाठ्य पुस्तकों में पढ़ेंगे तो हो सकता है उसके लिए अलग अलग शब्द, अलग अलग वर्ष, अलग अलग वय अवस्था दी हुई हो। इसको लेकर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मान लीजिए पहली अवस्था की हम बात करें जो विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था है, कई जगहों पर वो 12 महीने दी हुई है, कई जगहों पर वो 15 महीने दी हुई है, कई जगहों पर वो 1 साल दी हुई है, कई जगहों पर 2 वर्ष भी दी गई है। इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि वो दरअसल विकास की कौन सी अवस्था से मेल खाता है, यह हमें क्लिक होना चाहिए। यदि हमने इसको क्लिक कर लिया तो आप बहुत आसानी से इस टॉपिक के सवालों का जवाब दे सकते हैं। जैसे 2017 रीट में एक क्वेश्चन आया था कि एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है, जिसकी हमने बात की थी। अब एक कक्षा 3 का छात्र है और यह छात्र 9 वर्ष के आसपास है, तो बताइए कि विकास के किस चरण से यह मेल खाएगा। हम इस पे ना जाते हैं ऑप्शन पे, हमें सबसे पहले यह जानना है जो बात मैंने कही थी। देखिए 9 वर्ष नहीं लिखा है परीक्षक ने लिखा है 9 वर्ष के आसपास। इसलिए आप जब भी पढ़ें भी अपने स्तर पर तो कंफ्यूज ना हो कि मैंने कहीं यहां पर पढ़ा था तो वहां पर 12 महीने लिखा हुआ था, यहां पर मैंने पढ़ा था तो वहां पर 1.5 साल लिखा हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं कंफ्यूज होना है। आइए सबसे पहले इस सिद्धांत को समझते हैं, उसके बाद इन सवालों को करेंगे। बहुत आसानी से हम इन्हें हल कर पाएंगे। और इसे करने के लिए मैं एक बहुत दिलचस्प सी वीडियो आप लोगों के बीच में, आप विद्यार्थियों के बीच में लेकर आया हूं, और इस वीडियो के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि एरिक्सन का सिद्धांत आखिर कहता क्या है। एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है वो कहता है कि बच्चे का विकास शैशवावस्था से चालू होता है, 0 एज का जब वो होता है, 0 एज का होता है, वहां से चालू होता है, और लोगों का उसके ऊपर जो असर है वो पड़ता है। धीरे धीरे उसका विकास होता है और अंत तक यानी वृद्धावस्था तक आते आते उसका विकास परिपूर्ण हो जाता है। पहली अवस्था जो एरिक्सन कहते हैं वो है आपकी विश्वास बनाम अविश्वास। इस अवस्था को कहा जाता है विश्वास बनाम अविश्वास। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या है विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो समाज पर, लोगों पर विश्वास करना शुरू कर देता है। उसकी मां उसका किस तरह से ध्यान रख रही है, क्या उसे भोजन पर्याप्त समय पर मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इस सब का उस पर अनुकूल असर पड़ता है। मां अगर अच्छे से ध्यान रख रही है तो उसका विश्वास बढ़ेगा, मां पर बढ़ेगा तो समाज के अन्य लोगों पर भी उसका विश्वास बढ़ेगा। और अगर यह विश्वास नकारात्मक हो, उसका ध्यान नकारात्मक रखा जाएगा तो वो धीरे धीरे अविश्वास की स्थिति उसमें डेवलप होगी, जो जीवन पर्यंत उस पर रिफ्लेक्ट होगी, उसमें जो जीवन पर्यंत उसमें नजर आएगी। जब हम दूसरी अवस्था में आते हैं तो वो अवस्था आती है आपकी स्वायत्तता बनाम शक या संदेह। स्वायत्तता बनाम शक या फिर संदेह। स्वायत्तता बनाम शक या संदेह। टॉयलेट एक्टिविटीज को इसमें एरिक्सन ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। टॉयलेट एक्टिविटीज कि बच्चा किस तरह से शौचालय का इस्तेमाल करता है और शौचालय के इस्तेमाल की जो स्वायत्तता उसमें डेवलप होती है, वो स्वायत्तता किस तरह से उसके विकास में
फायदा पहुंचाती है, उसको विकास में उसका योगदान करती है। ऐसे में यदि बच्चा टॉयलेट एक्टिविटीज का इस्तेमाल करते हुए उसके माता पिता उसको एनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तो उसका फायदा होगा। यदि उसे प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, यदि उसे प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, तो उसमें धीरे धीरे अपने आप को लेकर शक, अपने आप को लेकर संदेह की भावना डेवलप होगी, संदेह की भावना विकसित होगी, और ये उसके लिए नुकसानदेह साबित होगी। और आप देखिए, ये जो अवस्था भी थी, ये अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था थी। ये अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था, जिसको हम प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो अवस्था है उसको कहते हैं। यहां भी अब अगली जिस अवस्था में हम जा रहे हैं, ये अवस्था है, ये कहलाती है नेतृत्व बनाम अपराध। नेतृत्व बनाम अपराध की ये अवस्था है, नेतृत्व बनाम अपराध, और ये प्री स्कूल एज ही है। क्या कहती है ये अवस्था, आइए समझते हैं इस छोटे से वीडियो फॉर्मेट से। ये कहती है कि बच्चा जब 4-5 वर्ष के आसपास का होता है, यानी स्कूल जाने से पहले की अवस्था में होता है, तो वो धीरे धीरे चीजों को एक्सप्लोर करता है। ये खिलौनों से खेलने की अवस्था, याद रखिएगा। वो खिलौनों से खेलेगा, धीरे धीरे वो एक्सप्लोर करेगा, धीरे धीरे वो अपने आप से प्रश्न करेगा, क्योंकि वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का भी है कि मैं जो कर रहा हूं वो क्या है, कैसे कर रहा हूं। और यदि इस अवस्था में माता पिता द्वारा उसे प्रोत्साहन मिलता है तो उसका विकास होगा, और यदि माता पिता उसे डिस्करेज करेंगे, उसे हतोत्साहित करेंगे, तो उसके विकास में जाहिर सी बात है कहीं पर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी, और बाकी लोगों का भी इस पर पूरा पूरा असर पड़ता है। यह तीसरी अवस्था है। अब बालक जो है वो विद्यालय में जाना शुरू करता है। विद्यालय में जाएगा तो वो परिश्रम करेगा, और इस अवस्था को, इस चौथी अवस्था को परिश्रम बनाम हीन भावना की अवस्था ही कहा गया है। क्या कहा गया है? परिश्रम बनाम हीन भावना की अवस्था। मेरे ख्याल से इस वीडियो फॉर्मेट से आप चीजों को बहुत आसानी से लिंक कर पा रहे होंगे। बच्चा जैसे जैसे विद्यालय में आता है, लोगों के संपर्क में आएगा, लोगों के संपर्क में आएगा तो बहुत सारे खेल खेलना शुरू करेगा। वो विद्यालय की एक्टिविटीज में भाग लेगा, वो स्पोर्ट्स में भाग लेगा, वो स्कूल की प्रतियोगिताओं में भाग लेगा, भाषण प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता, और इन सब एक्टिविटीज को करने पर, ये सारी चीजें करने पर यदि उसे प्रोत्साहन मिलता है, यदि समाज उसको स्वीकार करता है, तो ये परिश्रम की भावना उसमें डेवलप होती है। कौन सी अवस्था में? विद्यालय की अवस्था में, स्कूल एज में, 5 से लेकर 12 वर्ष के आसपास की जो अवस्था है। लेकिन यदि उसे हतोत्साहित किया जाएगा इस अवस्था में, तो धीरे धीरे उसके अंदर हीन भावना का विकास होगा। वो अपने आप को बाकी लोगों से हीन समझने लग जाएगा, इंफीरियर समझने लग जाएगा। यही परिश्रम बनाम हीनता की जो अवस्था है वो कहती है। इसके बाद जो अवस्था आती है वो अवस्था है आपकी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम संभ्रांति की अवस्था। पहचान बनाम संभ्रांति की अवस्था, कई कई पाठ्यपुस्तकों में इसे अलग नाम से भी दिया जाता है। हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये अवस्था। ये अवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एरिक्सन को जिस टर्म के कारण पूरे मनोवैज्ञानिक दुनिया में अगर जाना जाता है, तो एरिक्सन ने सबसे पहले आइडेंटिटी क्राइसिस नाम का एक शब्द दिया था। उस आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण एरिक्सन को जाना जाता है कि पहचान को लेकर व्यक्ति में संदेह होता है। कैसे समझते हैं? जब बच्चा इस अवस्था में आता है, आप देखिए किशोरावस्था की यह अवस्था है, पहचान बनाम रोल कॉन्फ्लिक्ट, या जिसको संभ्रांति की जो अवस्था हम कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, और ऐसे में वो कई ऐसे सवालों से घिर जाता है जो उसे कंफ्यूज करते हैं। जैसे वो अगर अपने पिताजी के पास है तो उसे लगता है ये मेरे पिता हैं, मैं बहुत छोटा हूं। वो अपने छोटे भाई के पास जाता है तो उसे लगता है कि मेरा काम है, मेरा रोल क्या है। रोल कंफ्यूजन की यहां पर बात मैं कर रहा हूं। मेरा रोल क्या है? मैं एक बड़ा भाई हूं। जब वो विद्यालय में जाता है तो अपने शिक्षकों को देख के सोचता है कि मैं एक विद्यार्थी हूं। जब वो लोगों से मिलता है, जब वो किसी विवाह वगैरह में जाता है तो उसे लगता है मैं एक आम बच्चों जैसा एक बच्चा हूं। ऐसे में उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है, और ये एडोलेसेंट एज की, ये किशोरावस्था की सबसे बड़ी पहचान है, जिसे एरिक्सन साहब कहते हैं। परीक्षाओं में सीधा भी पूछा जाता है कि रोल कॉन्फ्लिक्ट की जो अवस्था एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था है, और हो सकता है वो एरिक्सन को शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था इससे भी जोड़ दे। हो सकता है वो इसको जोड़ दे
आपके संज्ञानात्मक विकास से कि एरिक्सन के अनुसार जो पहचान का क्राइसिस है, पहचान को लेकर जो संकट है, जो दुविधा बच्चों में पाई जाती है, उसको अगर हम संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण से देखें तो हम कौन सी अवस्था कहेंगे इसको? संवेदीपेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर ऑपरेशनल संक्रियात्मक अवस्था, जो भी इसको हम फॉर्मल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे, क्या कहेंगे? एक और उदाहरण से इसे समझिए कि जब इस तरह की स्थिति आती है, ये जो रोल कंफ्यूजन आता है, यहां पर आइडेंटिटी क्राइसिस व्यक्ति के अंदर आती है। आइए इसे समझते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये होती है। जैसा कि मैंने कहा कि बालक में रोल को लेकर कंफ्यूजन होता है इस अवस्था में। एडल्टहुड में वो देखता है कि मैं एक दोस्त भी हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक नागरिक हूं। ऐसे में दरअसल मेरी वास्तविक पहचान क्या है? यदि इस वक्त उसको उसकी वास्तविक पहचान के प्रति अगर प्रोत्साहन मिले, उसे कोई बताया जाए कि तुम ये सब हो और तुम हो, तो शायद कुछ भी नहीं, एक सरल उदाहरण से कह रहा हूं, तो उसका विकास होगा। यदि उस वक्त उसे डिस्करेज किया जाए, वो जब इस तरह की अवस्था में है, तो हो सकता है नुकसान हो। और इसी अवस्था में बच्चा रोल मॉडल भी बनाता है। कोई महात्मा गांधी से प्रेरित होगा, कोई स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होगा। जब बच्चा इस अवस्था से जाता है, जब बच्चा इस अवस्था से गुजरता है, तो वो अर्ली एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा होता है। और यहां पर जो अवस्था आती है, उसका नाम होता है अंतरंगता बनाम अलगाववाद। अंतरंगता बनाम अलगाववाद, माफ कीजिएगा, अंतरंगता बनाम अलगाववाद। इस अवस्था में बच्चा रिश्ते बनाना शुरू करता है, क्योंकि उसके पहचान का जो संकट था वो पिछली अवस्था में जा चुका है। और इस पहचान के संकट के जाने के कारण वो समाज से बेहतर ढंग से जुड़ता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसे। पहचान का संकट जा चुका है अर्ली एडल्टहुड में, यानी 20 से 40 वर्ष के आसपास की अवस्था में वो प्रवेश कर चुका है। कई जगहों पर इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस भी मिल सकते हैं। वो अपने आप को जानता है, इसलिए वो बाकी लोगों के साथ एक अच्छे, बेहतरीन, कुशल संबंध बनाने की कोशिश करता है, इंटीमेट रिलेशनशिप स्थापित करने की कोशिश करता है। इस अवस्था में यदि उसका बेनिफिट मिले, यदि इस अवस्था में वो अच्छे से कर पाएगा, इन सब चीज़ों को अच्छे से रिश्ते बना पाएगा, तो उसे प्रोत्साहन मिलेगा, उसका विकास और बेहतर तरीके से होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसमें एक संकट आएगा, अलगाव की स्थिति आएगी, अकेलापन आएगा। अकेलापन उसका एक दोष है। अगली अवस्था की हम बात करते हैं। अगली अवस्था कहती है जेनरोसिटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जेनरोसिटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और इसे हिंदी में अगर हम कहें तो हम इसे कह सकते हैं जननात्मकता बनाम स्थिरता। खासियत क्या है इस अवस्था की? आप प्रौढ़ हो चुके हो, आपका एक परिवार है, घर परिवार, गाड़ी, सारी ही चीज़ें आपके पास हैं, आप आराम से अपना एक जीवन जी रहे हो। जब आप बच्चों को देखते हो अपने इर्द गिर्द, जब आप दूसरी पीढ़ी को देखते हो, तो आप सवाल करते हो अपने आप से कि मैं अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जा रहा हूं। और अगर आपका मन सकारात्मक उत्तर देता है तो बहुत अच्छे से चीज़ें चलती है, और अगर ऐसा नहीं हो तो आपके अंदर एक तरह की स्थिरता आने लग जाती है। जीवन को लेकर एक नैराश्य का भाव यहां पर डेवलप होना शुरू हो जाता है, जो भविष्य में भी अगली जो अवस्था है उसमें भी देखने को मिलता है। अगली अवस्था की हम बात करते हैं जो कहती है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। हिंदी में बात करें तो कहेंगे संपूर्णता बनाम निराशा का भाव। संपूर्णता बनाम निराशा का भाव, यह वृद्धावस्था से जुड़ा हुआ है, या फिर हम इसे लेटर एडल्टहुड के से भी जोड़ के देख सकते हैं, उत्तर प्रौढ़ावस्था से भी जोड़ के देख सकते हैं। और क्या है ये? संपूर्णता बनाम निराशा का भाव। आपने दरअसल घरों में दादाजी को अक्सर इस तरह की एक्टिविटीज करते हुए देखा होगा कि वो अपने पोते पोतियों को बिठा लेते हैं पास में और उन्हें कहानियां सुनाने लग जाते हैं कि मैं जद हा जना इया होया करतो हो और 1970 में इया होतो हो। ये जो चीजें हैं ये बताती है कि आप जब पीछे मुड़ के देख रहे हो तो अपने आप को कितना
सफल महसूस करते हो, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये सकारात्मक है, प्रोत्साहन है, तो बेहतर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप में एक नैराश्य का, एक निराशा का भाव उत्पन्न होता है, और यही बात एरिक एरिक्सन साहब अपने इस उदाहरण में कहते हैं। आइए, मेरे ख्याल से इन 8 अवस्थाओं को हमने बहुत तर्कना से, बहुत तर्कपूर्ण तरीके से समझने की कोशिश की। बार बार जब इसे समझेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएंगी। अब फिर से उस सवाल पर आते हैं कि एरिक्सन कहते हैं कि बच्चों का मनोसामाजिक विकास जिन 8 चरण में होता है, उनमें से 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है। पहले ऑप्शन पे आते हैं, शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले स्वायत्तता। और हम जानते हैं टॉयलेट एक्टिविटीज से हमने इसे समझने की कोशिश की थी कि ये दूसरी अवस्था थी। विश्वास बनाम अविश्वास के बाद जब दूसरी अवस्था आती है, जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है, प्रवेश करता है, तब ये अवस्था आती है। इसलिए ये प्रश्न तो का ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। नेतृत्व बनाम अपराध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल करना किसी भी चीज की, और अगर उस पहल में थोड़ी सी दिक्कत आ जाए तो बच्चे में अपराध का बोध डेवलप होने लग जाता है। यह अवस्था हमने देखी थी कि जब पूर्व शाला अवस्था थी, जब बच्चा धीरे धीरे खिलौनों से खेलने लग जाता है, खिलौनों की आयु में यह अवस्था आती है, और खिलौनों से खेलने की इस स्थिति में, इस अवस्था में बच्चे के अंदर नेतृत्व लेने की क्षमता आती है, और यदि ऐसा ना हो तो दिक्कत होती है। पूछा मुझसे 9 साल के आसपास के बच्चे का गया है, यह बात मैं पूर्व शाला अवस्था की बात कर रहा हूं, तो यह भी गलत हो जाएगा। अंतरंगता बनाम अलगाव, अंतरंगता मैं जानता हूं कि जब हमने बात की थी किशोरावस्था के समापन के आसपास की जो बात की थी, जब बच्चा रोल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस जो होता है, पहचान को लेकर जो उसके अंदर एक दुविधा होती है, डिलेमा होता है, उससे जब बाहर निकल जाता है, उस अवस्था से जब बाहर निकल जाता है, तब अंतरंगता की अवस्था आती है, तब वो रिलेशन बनाता है, तब वो सामाजिक रिश्ते बनाता है, सामाजिक संबंध बनाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन मैंने पढ़ा था, हमने अभी अभी देखा कि जब बच्चा विद्यालय अवस्था में आता है, जब बच्चा शाला अवस्था में आता है, तब वो शाला में कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है जिनमें अगर उसको प्रोत्साहित किया जाए, जैसे वो किसी डिबेट कंपटीशन में भाग ले रहा है, वो किसी स्पोर्ट्स के कंपटीशन में भाग ले रहा है, वो स्कूल में अव्वल आ रहा है, इन सब चीज़ों में यदि उसको प्रोत्साहित किया जाए तो उसका विकास होगा, और यदि ऐसा ना हो तो उसमें हीन भावना का संचार होगा। तो मेरा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को रोकते हुए समझाने की कोशिश करूँगा, चेष्टा करूँगा कि मेरे साथियों, हो सकता है कई बार जब हमने पाठ्य पुस्तकों में भी देखा है कि सवाल, और परीक्षा में भी, कई परीक्षाओं में ऐसा सवाल पूछा गया है कि वो एक व्यक्ति के सिद्धांत को दूसरे व्यक्ति के सिद्धांत से लिंक कर देते हैं। इसे ना देकर यदि वो ऐसा कह देते परीक्षक कि बताइए परिश्रम बनाम हीनता, एरिक्सन के सिद्धांत की जो अवस्था है वो व्यक्ति के शारीरिक विकास या गामक विकास की कौन सी अवस्था से मेल खाता है। सरल सा सवाल, मैं एक अलग ढंग से आपके सामने सवाल को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि अब तक जो हमने पढ़ा हम उनको इंटरलिंक करें। मैंने मनोविज्ञान की पहली कक्षा में ही कहा था कि मनोविज्ञान गणित जैसा नहीं है कि हमने एक चीज को पढ़ा और उसी के आधार पर सब कुछ सरल हो गया। हमें बार बार चीजों को लिंक करना होगा। हम बार बार जब चीजों को लिंक करेंगे, एक दूसरे से जोड़ेंगे, अपने आप से सवाल करेंगे, तब जाकर हम उस जगह तक पहुंचेंगे जहां 30 के 30 सवाल हमारे सही होंगे। आइए, क्या चीज कह रहे हैं कि परिश्रम बनाम हीनता, जो एरिक्सन ने बात कही थी, यदि इस बात को, इस अवस्था को मैं शारीरिक अवस्था या गामक अवस्था के किसी चरण से परिभाषित करना चाहूं तो शारीरिक विकास या गामक विकास के कौन से चरण में या कौन सी अवस्था में मुझे यह देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन है, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। आप भी सब विद्यार्थी जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करके अपने आप को बताइए, अपने साथियों को बताइए। शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। सोचिए, जाहिर सी बात है, हमने कहा था कि विद्यालय के में जब बच्चा जाता है तब इस तरह की घटनाएं उसके साथ होती है, तब इस तरह की अवस्था आती है, तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर हो जाएगा नेतृत्व बनाम माफ कीजिएगा परिश्रम बनाम हीनता। सिमिलरली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बच्चे में जब नेतृत्व बनाम अपराध की अवस्था का विकास होता है एरिक्सन के अनुसार, तो शारीरिक विकास की या गामक विकास की कौन सी अवस्था इसे कहेंगे। ए, टोली अवस्था, बी, शाला पूर्व अवस्था, सी, आपकी शाला अवस्था, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है नेतृत्व बनाम अपराध बच्चे का
प्रारंभिक बाल्यावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में या 2 से 5 वर्ष, 2 से 6 वर्ष के आसपास होता है, तो जाहिर सी बात है ये खिलौनों से खेलने की एज है, ये टोली पूर्व अवस्था है, ये आपकी पूर्व शालावस्था है, और इस हिसाब से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यहां पर हमने एरिक्सन को समझने की कोशिश की, मेरे ख्याल से आप सभी विद्यार्थियों को क्लियर हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और एरिक्सन के बाद अब जिस तरह से आप इस स्लाइड में देख भी रहे हैं, हमने बहुत अच्छे से इसे समझने की कोशिश की थी कि विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम लज्जा, नेतृत्व बनाम अपराध, परिश्रम बनाम हीनता किस किस वर्ष तक चलती है? जन्म से 1 वर्ष तक, 1 से 3 वर्ष तक। नेतृत्व बनाम अपराध 3 से 5, कई जगह पर यह 2.5 वर्ष भी दिया हुआ है। परिश्रम बनाम हीनता, परिचय बनाम संभ्रांति, अंतरंगता बनाम अलगाववाद, जननात्मकता बनाम स्थिरता, संपूर्णता बनाम निराशा। और जब आप इनको शारीरिक विकास की अवस्था से या फिर संज्ञानात्मक विकास की अवस्था से जब इन्हें लिंक करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो सवालों में जो वर्ष दिए हैं ये कोई मायने नहीं रखते। आप इनको अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं कि अच्छा, जब ये बात कही जा रही है तो ये कौन सी अवस्था होगी, जब ये बात कही जा रही है तो ये कौन सी अवस्था होगी। और कल भी हमने नैतिक तर्कना शक्ति के एक प्रश्न से देखा था कि ये कौन सी अवस्था में विकसित होता है, और जाहिर सी बात है इसका उत्तर हम चेक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। हम चाहें तो हम शारीरिक अवस्था की उस अवस्थाओं से, उन चरणों से देख सकते हैं, और चाहें तो हम संज्ञानात्मक विकास के चरणों से भी देख सकते हैं। यही बात एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत पर भी लागू होती है। इसके बाद एरिक्सन के बाद हम बात करेंगे, माफ कीजिएगा कुछ छूट गए थे, परिश्रम बनाम हीनता जो शाला की अवस्था थी, जिस पर प्रश्न भी आया था। परिचय बनाम संभ्रांति, यह किशोरावस्था का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, किशोरावस्था की सबसे महत्वपूर्ण चरण है किशोरावस्था का। अंतरंगता बनाम अलगाववाद, जैसे जैसे वो 20 से 40 वर्ष के आसपास, यानी वो धीरे धीरे टीनेज से ऊपर जाने लग जाता है। जननात्मकता बनाम स्थिरता, इसको भी हमने पढ़ा था कि जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। परिवार होगा तो बच्चे को खुशी होगी, वो व्यक्ति संपन्नता का महसूस करेगा, वो देखेगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं क्या छोड़ के जा रहा हूं, क्या किया मैंने उनके लिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसमें एक स्थिरता का भाव आएगा। और अंतिम अवस्था जो इसकी बताई गई है वो संपूर्णता बनाम निराशा। वो बच्चा पीछे मुड़कर, वो व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है कि इतने 50-60 साल की जिंदगी मैंने जी ली, मैंने क्या खोया, क्या पाया। यदि वो सकारात्मक रहता है उसका दृष्टिकोण कि हाँ बहुत अच्छा किया यार, नौकरी करी और रिटायरमेंट ले लिया, बढ़िया है, बच्चों की शादी कर ली, गंगा नहा लिया, ये जो चीज़ें हैं ये तो होती है। और अगर उसे लगता है कि नहीं ये एक दुख रह गया, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, तो बच्चे में, उस बुजुर्ग व्यक्ति में निराशा का भाव आता है। यही बात एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत कहता है। आइए एरिक्सन के बाद अब हम जानते हैं नैतिक विकास को, नैतिक विकास की उन अवस्थाओं को जिन अवस्था के बारे में लॉरेंस कोलबर्ग कहते हैं। नैतिक विकास के बारे में पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें पहले यह पता हो कि नैतिकता होती क्या है। यदि यह नहीं पता है तो हम कई बार किताबों को पढ़ लें, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लें, चीजों को याद भी कर लें, परीक्षा में शायद सफल भी हो जाएं, लेकिन चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि नैतिकता शब्द का आखिर अर्थ क्या है। देखिए, नैतिकता कोई वस्तुनिष्ठ चीज नहीं है कि मैं ऐसे कह दूं कि ये आदमी 3 किलो नैतिक है या ये आदमी 5 लीटर नैतिक है। वस्तुनिष्ठ नहीं है नैतिक। नैतिक एक आत्मनिष्ठ चीज है, व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करती है। व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का विद्यालय, व्यक्ति की शिक्षा, इन सबके ऊपर नैतिकता उसकी निर्भर करती है। और इन सबसे धीरे 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 यह पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना नैतिक है। ये व्यक्ति से व्यक्ति पर भी निर्भर करती है। हो सकता है मेरे लिए जो नैतिक हो वो आपके लिए ना हो सकता है आपके लिए जो नैतिक हो वो मेरे लिए ना हो। एक उदाहरण से देखते हैं, जैसे आप में से कई लोग जब बाइक वाइक से ट्रैवल करते हैं, गाड़ियां लेके जाते हैं, अब तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे क्या हेलमेट लगाना पड़ेगा, चलो यहीं कौन पकड़ेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, हेलमेट चाहे पकड़े ना पकड़े लेकिन लगाना तो जरूरी है, हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में। हेलमेट हम पुलिस से बचने के लिए, ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए नहीं लगा रहे हैं, हेलमेट हम अपने जान की सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं। ये दो व्यक्तियों का अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है, अलग अलग उस चीज को लेकर विचार है, और यही बताता है कि उस व्यक्ति की किसी भी चीज को लेकर नैतिकता कैसी है। जैसे इंटरकास्ट मैरिज, हमारे यहां थोड़ा सा उसको अनैतिक मान लिया जाता है कि आप दूसरे समाज में शादी नहीं कर सकते या इस तरह की प्रेम विवाह नहीं कर सकते।
जब हम किसी और ऐसे समाज में जाते हैं, जब हम मॉडर्न सोसाइटी में जाते हैं, जब हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाते हैं, वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, तो बहुत इसको सामान्य मान लिया जाता है। वहाँ इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे यहाँ मॉरल वैल्यूज़ हैं कि यार भाई हमारा समाज है, हमारी नैतिकता है, यहाँ किया हो जाएगो। ये सारी चीज़ें नैतिकता के अंतर्गत आती हैं। नैतिकता हमेशा एक प्रश्न लेकर आएगी, एक डिलेमा लेकर आएगी, एक दुविधा लेकर आएगी। यदि दुविधा नहीं है, यदि सवाल नहीं है, तो आप यह नहीं कह सकते कि कोई चीज नैतिक है या नहीं है। और लॉरेंस कोलबर्ग ने भी नैतिकता को जब डिफाइन किया, नैतिकता के ऊपर जब बच्चों को समझाया, जब वो नैतिकता के ऊपर प्रयोग किए, उन्होंने नैतिक विकास के ऊपर प्रयोग किए, तो वो ऐसी ही कहानियां, ऐसे ही किस्से लोगों के सामने लेकर लाके रख देते थे। और उस दुविधा के जरिए जैसे जैसे व्यक्ति का रिस्पॉन्स होता था, जैसे जैसे व्यक्ति का उसको लेकर उत्तर होता था, उसके जरिए लॉरेंस कोलबर्ग ये समझते थे कि वो उस व्यक्ति का नैतिक विकास कैसा है। आइए नैतिकता और उसके जुड़ी हुई दुविधा को हम समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है किस चीज पर? फिर से मैं कह रहा हूं, वर्ष को ना समझिए, अवस्था को समझने की कोशिश कीजिए कि 9 वर्ष का बालक यानी कौन सी अवस्था की बात हो रही है। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं, नंबर 1। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या नहीं, 2। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ भी मिलना चाहिए, नंबर 3। सही कार्य वो है जो उस व्यक्ति द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है, 4। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना किस चीज पर आधारित होती है। फिर इस उत्तर पर चलेंगे। एक और वीडियो जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आइए, लॉरेंस कोलबर्ग कहते हैं कि नैतिक विकास दरअसल 3 चरणों से होता है और उस हर चरण में 2 अवस्थाएं होती हैं। 3 चरण, 2 अवस्थाएं, प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत, उत्तर रूढ़िगत। और उसमें अवस्थाएं क्या है आपकी? दंड एवं आज्ञाकारिता, साधनात्मक सापेक्षवाद, उत्तम लड़का, अच्छी लड़की, सामाजिकता, सामाजिक अनुबंध या फिर नीति परक सिद्धांत। ये सारे वो 6 अवस्थाएं हैं जो उन हर एक चरण के अंदर 2-2 होती हैं। एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि एक छोटे बच्चे को स्कूल के अंदर कुछ बच्चे पीट रहे थे और बहुत सारे जो विद्यार्थी थे वो उस दृश्य को देख रहे थे। कुछ शिक्षक भी देख रहे थे, कुछ विद्यार्थी भी देख रहे थे। अब हर विद्यार्थी अपनी नैतिकता के आधार पर इसको परिभाषित करेगा। सबसे पहले जो पहली अवस्था थी जिसको हम दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था कहते हैं, उस अवस्था का बच्चा इसे कैसे परिभाषित करेगा, आइए देखते हैं। पहली अवस्था में बच्चे की नैतिकता इस बात पर निर्भर कर रही होती है कि जो मैं काम कर रहा हूं उसका मुझे दंड तो नहीं मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि इस अवस्था में किसी भी बालक की जो नैतिकता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि इस काम के परिणाम अच्छे होंगे या बुरे होंगे। उसके लिए भौतिक परिणाम या भाई मैंने मदद करी तो मुझे पिटाई हुई या नहीं हुई। तो पहली अवस्था में जब हम आते हैं इस बच्चे को पीटा जा रहा है और ये जो इस बच्चे का एक दोस्त है ये इस दृश्य को देख रहा है। ये देख रहा है कि ये बचा तो लेगा लेकिन बचाने के बाद इसे दंड दिया जाएगा, इसके पापा इसको मारेंगे, तो ये रुक जाता है। और यही पहली अवस्था है। जब हम दूसरी अवस्था में जाते हैं तो दूसरी अवस्था कहती है साधनात्मक सापेक्षवाद की बात। साधनात्मक सापेक्षवाद का मतलब साधनात्मक सापेक्षवाद का मतलब इस बालिका से है कि वो जो कार्य करेगी उस कार्य से इस बालिका का कितना फायदा है।
यह बालिका इस बच्चे को बचाने से पहले सोच रही है कि मैं इसको बचाती हूं अगर, तो भविष्य में हो सकता है अभी बचाने पर मुझे ये बच्चे लोग मुझे भी पीटने लग जाएं, लेकिन इससे क्या होगा, मुझे भविष्य में बहुत फायदा होगा। ये बच्चा मुझे कॉपियां लाके दे सकता है, ये बच्चा एग्जाम में मेरी मदद कर सकता है। कोई हमारे जैसा बालक बालिका हो तो सोचेगा कि वो टी पबा में भी हमारी मदद कराएगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये इस अवस्था की पहचान होती है, जहां पर आपकी नैतिकता इस बात पर निर्भर करती है कि उस कार्य से आपको फायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तीसरी अवस्था में जब हम पहुंचते हैं, यानी दूसरी स्टेज, पहली दो स्टेज जो थी वो आपकी प्राक परंपरागत अवस्था थी, जब परंपराओं से पहले की अवस्था थी, जिसमें 2 चरण हमने देखे। अब हम दूसरी स्टेज में आते हैं जो रूढ़िगत अवस्था है। परंपराओं से व्यक्ति किस प्रकार से प्रभावित होता है, उसकी नैतिकता किस प्रकार से प्रभावित होती है। और यहां पर जो अवस्था आती है उसको हम सरल शब्दों में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं उत्तम लड़का या अच्छी लड़की। ये बच्ची है जो देख रही है इस बच्चे को पिटते हुए, इसे लगता है मैं इसे बचा तो लूंगी, लेकिन अगर मैंने लड़ाई में कूद गई, मैंने इसको बचाया, तो बाकी आसपास के लोग क्या बोलेंगे कि यार ये अच्छी लड़की नहीं है, ये लड़ाई करती फिरती है, कितनी गंदी लड़की है। और इससे व्यक्ति की नैतिकता जो है वो प्रभावित होती है। नैतिकता उन परंपराओं से, उन सामाजिक परंपराओं से प्रभावित होती है जिस तरीके से समाज हम व्यक्तियों को, किसी भी व्यक्ति को देखता है। चौथी अवस्था आती है, यानी रूढ़िगत अवस्था के अंदर आपकी दूसरी अवस्था, और कहने का अभिप्राय है टोटलिटी में चौथी अवस्था, जिसे हम अथॉरिटी एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर भी कहते हैं, सोशल ऑर्डर भी कहते हैं। और सरल भाषा में कहें तो हम इसे सामाजिक क्रम की उन्मुखता भी कह देते हैं। सामाजिक क्रम की उन्मुखता का अर्थ है कि व्यक्ति जो है वो नियम, कायदे, कानून इनकी बात करता है, रूल्स की, रेगुलेशंस की, तौर तरीकों की बात करता है, और यह अवस्था इसी की पहचान है। एक व्यक्ति जो इन दोनों लड़ते हुए लोगों के बीच में आ गया और उसने कहा कि ए, लड़ो मत। भाई क्यों मत लड़ो? क्योंकि स्कूल में लड़ना मना है। स्कूल के अंदर, स्कूल कोई लड़ने की जगह नहीं है, स्कूल पढ़ाई करने की जगह है। इसका मतलब इससे पहले की जो अवस्था थी उसमें बच्चा ये देख रहा था कि समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा, और दूसरी अवस्था में इसी परंपरागत की वस्तुस्थिति में भी ये व्यक्ति देख रहा है कि अच्छा, समाज किन रूल्स से, किन कानून कायदों से चलता है, और ये उन्हीं का हवाला दे रहा है। इसके बाद आप तीसरे चरण पर पहुंचते हैं जिसको उत्तर रूढ़िगत अवस्था कहते हैं। उत्तर रूढ़िगत अवस्था, यह अवस्था कहती है कि हमारा समाज जो है वो सामाजिक अनुबंध, सामाजिक कुछ कायदे कानून से बंधा हुआ है। यह समाज एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर किसी के फायदे के लिए नियमों को तोड़ दिया जाए तो यह गलत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में यही बात की थी कि भाई अच्छी बात है अर्जुन, झूठ बोलो, सत्य बोलो, लेकिन अगर झूठ बोलने से किसी का जीवन बच जाए तो कोई गलत नहीं है। या झूठ बोलना अगर किसी को सबक सिखाने के लिए है, किसी को उसकी वास्तविकता बताने के लिए है, तो भी गलत नहीं है। अब यह बालिका भी बैठ के यही सोच रही है कि वो जो बच्चा पिट रहा है वहां पे, उस बच्चे को बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। यह बालिका इस वक्त यही सोच रही है। लेकिन वो ये देखती है कि यह बात सही है, स्कूल के अंदर मारना पीटना गलत है, स्कूल के अंदर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह वही बच्चा है जिसने कुछ दिनों पहले किसी अन्य बच्चे को परेशान किया था, किसी अन्य बच्चे को दुख पहुंचाया था, और ऐसे में इस बालक को सबक मिलना बहुत जरूरी है। यदि इसे सबक मिल रहा है तो यह बेहतर है। अंतिम अवस्था, छठी अवस्था जो आती है, जो नीतिपरक सिद्धांतों की बात कहती है, जो सामाजिक उद्देश्यों से ऊपर उठकर जो मनुष्य के जो उद्देश्य हैं उनकी बात करती है। इस नीतिपरक अवस्था पर अपन आके देखते हैं। नीतिपरक सिद्धांतों की अवस्था
नीतिपरक सिद्धांत। नीतिपरक सिद्धांत के बारे में खुद लॉरेंस कोलबर्ग ने खुद कहा है कि यह अवस्था ऐसी अवस्था है जहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं अपने जीवन में, बहुत कम लोग। बहुत कम लोग इस जगह तक पहुंच पाते हैं। जैसे आप इस उदाहरण में एक प्रिंसिपल को देख सकते हैं, जो प्रिंसिपल वहां पर गए और उन्होंने सब बच्चों को बुलाकर बिठाया और बिठाकर कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो सब ने अपने अपने हिसाब से कहा कि सर वो मेरा दोस्त है, उसको पीटा जा रहा है, तुमने क्यों नहीं बचाया। तो उसने कहा सर मैंने इसलिए नहीं बचाया कि मुझे डांट पड़ती, मुझे दंड मिलता, मुझे भी पनिशमेंट मिलती। किसी ने कहा सर मैंने तो कहा ही था स्कूल में लड़ाई करना गलत बात होती है, पर इन्होंने माना ही नहीं। इन्होंने शायद ये कहा होगा कि सर इसको दंड मिलना चाहिए, ये सठे साठम समाचरित। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि वही लड़ना स्कूल के नियमों में लिखा हुआ है, इसलिए जरूरी नहीं है। लड़ना स्कूल के नहीं है, ये स्कूल के नियमों में लिखा हुआ है, इसलिए जरूरी नहीं है। लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि एक अच्छे मानव को शोभा नहीं देता। यह अच्छे मानव के अच्छे गुणों की पहचान नहीं है कि वो यहां वहां लड़ता फिरे, लोगों से लड़ाई मोल लेता फिरे। ऐसे नीतिगत सिद्धांतों की बात हमारी छठी अवस्था यहां पर करती है। कहा मैंने जैसे पहले भी कहा था कि यहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं। खुद कोलबर्ग ने कहा है कि बहुत कम लोग जा पाए हैं। ऐसे में जैसे महात्मा गांधी हुए, नेल्सन मंडेला हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग हुए, ये लोग ऐसी अवस्था तक पहुंच पाते हैं। आइए अब समझते हैं। जैसे पहली जो प्राक रूढ़िगत अवस्था थी जिसमें ये दो बालक थे, एक बालक ने इसलिए नहीं बचाया कि इसे लगा दंड मिलेगा, और दूसरी ने इसलिए बचाने की कोशिश की कि अगर बचा लूंगी तो मेरा फायदा होगा, मुझे कॉपी किताब देखने को मिल जाएगी। यानी इस वक्त जो दंड था, जो परिणाम था, वो दूसरों पर आधारित था, उसके परिणाम पर आपकी नैतिकता आधारित थी, आपकी नैतिकता परिणाम पर आधारित थी। फिर जब दूसरे चरण में गए हमने बात करी रूढ़िगत अवस्था की, रूढ़िगत परंपराओं की जो अवस्था थी, रूढ़िगत जो सिद्धांत थे, वहां से कैसे नैतिकता आपकी प्रभावित होती है। तो पहले एक बालिका जो कहती है कि अगर मैंने लड़ाई की तो लोग मुझे गलत समझेंगे, मुझे समझेंगे ये अच्छी लड़की नहीं है। और दूसरा जो पूर्णतः सामाजिक कायदे कानूनों से ही बंधा हुआ था। पांचवी और छठी अवस्था जिसमें ये मैडम थी जिन्होंने कहा कि भाई समाज में कुछ नियम तो होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन अगर किसी को सबक मिल रहा है तो ज्यादा बेटर है। रूल्स को तोड़ा जा सकता है किसी के फायदे के लिए या फिर किसी और तरीके से। और छठी अवस्था में जो यहां पर ये जो थे प्रिंसिपल साहब, इन्होंने कहा कि नहीं, मनुष्य कोई समाज नहीं, कोई किताब नहीं, कोई रूल बुक नहीं, कोई देश नहीं, लेकिन मनुष्य के खुद के कुछ ऐसे प्रिंसिपल और आदर्श होते हैं जिन आदर्शों को उसे फॉलो करना चाहिए, जिन आदर्शों को उसे मानना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने इन 6 चरणों में और इन 3 अवस्थाओं में पूर्ण रूप से इस चीज को समझाने का प्रयास किया। लॉरेंस कोलबर्ग जो स्वयं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, वो ऐसी ही अवस्थाओं पे बात करते थे। खुद जीन पियाजे से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जीन पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, उससे ज्यादा प्रभावित थे। और अक्सर किशोरावस्था के, बाल्यावस्था के बच्चों को बुला के उनके सामने ऐसी कहानियां रखते थे, और कहानियों के जिस तरह से बच्चे जवाब देते थे, उन दुविधाओं के जिस तरह से बच्चे जवाब देते थे, जैसे अभी हमने एक कहानी देखी, उसके आधार पर वो बच्चों के नैतिक विकास को परिभाषित करते थे। लॉरेंस कोलबर्ग का एक बहुत शानदार उदाहरण है जिसे हाइंज डिलेमा कहते हैं। हाइंज की दुविधा से जिसे समझा जा सकता है, और इस दुविधा के जरिए हम भविष्य आगे लॉरेंस कोलबर्ग के इस उदाहरण को समझेंगे। वो कहते हैं एक महिला थी जो बहुत बीमार थी, मरने वाली थी, एक दवाई से उसकी जान बच सकती थी, लेकिन एक डॉक्टर था जिसकी दुकान पर सिर्फ वैसी एक ही दवा उपलब्ध थी, और वो 10 गुना दाम में उस दवा को बेच रहा था। उस महिला के पति ने देखा कि मेरे बटुए में इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस दवा को खरीद पाऊं, मैं क्या करूं। बहुत परेशान, मर रही है पत्नी, दवा 10 गुना दाम में मिल रही है, पैसे नहीं है। और कहा भाई आधे रेट में दे दे, या मैं तुझे पैसे बाद में दे देता हूं। जब वो नहीं माना तो उस आदमी ने क्या किया, दुकान में गया और दवा चोरी कर ली। अब यहां से नैतिकता का प्रश्न, नैतिक डिलेमा, नैतिक दुविधा का प्रश्न खड़ा होता है कि क्या उसने चोरी करके सही किया? क्या उसे अपनी पत्नी को मरने देना था? वो ऐसी स्थिति में करता तो क्या करता? वो क्या पुलिस के पास चला जाता? या पुलिस को क्या करना चाहिए? ज्यादा दाम पर बेचने वाले दवाई के दुकानदार को
क्या जेल में ले जाना चाहिए? आज भी ऐसा आजकल हो रहा है ना कि सैनिटाइजर जो है वो काफी ज्यादा रेट में मिल रहा है, या इस तरह की चीजें जो हो रही हैं लॉकडाउन के टाइम। इसके जरिए इन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश की। आइए अगली स्लाइड्स में हम नैतिक विकास को इन्हीं चीजों के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। कोलबर्ग का नैतिक विकास जो है, जाहिर सी बात है, हमने अभी देखा कि कोलबर्ग का नैतिक विकास बहुत सारी चीजों से प्रभावित होता है, और कोलबर्ग के नैतिक विकास के 3 चरण बताए गए हैं। पहला, प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर, ऐसा स्तर जो रूढ़ियों से पहले का हो। परंपराएं, समाज जिन परंपराओं से गवर्न्ड हैं, उन परंपराओं को समझने से पहले की अवस्था हो। दूसरी अवस्था जो उन्होंने कहा, दूसरा चरण जो उन्होंने कहा रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर, कि आपकी तर्क शक्ति जो है वो परंपराओं से परिभाषित होती हो या परंपराओं से प्रभावित होती हो। आपके मान लो समाज में कुछ चीज ऐसी चल रही है कि भाई हमारे समाज में तो इस उम्र तक आते आते बच्चों की शादी हो जानी चाहिए, तो आप भी ऐसे सोचने लग जाओ कि हाँ भाई इस उम्र तक तो ब्याह हो ही जाना चाहिए। यह रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर है। उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर, यानी आप अपनी सामाजिक विशेषताओं को, सामाजिक जो आपकी रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, उनसे भी ऊपर उठ चुके हो और एक मनुष्य के रूप में, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में अब आप सोचने लग गए हो। उसमें हो सकता है थोड़े से आप बीच में डिलेमा आ जाए, और हो सकता है आप उसको भी पार कर जाओ। सबसे पहले बात करते हैं प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना के स्तर की, लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग। यह ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति की नैतिकता इस बात पर निर्धारित होती है कि उस नैतिकता का भौतिक परिणाम कैसा होगा, रिजल्ट जो है वो कैसा होगा। इस अवस्था के इस चरण के 2 उप अवस्थाएं कही गई हैं। इस अवस्था की 2 उप अवस्थाएं कही गई हैं। पहली है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, कि बच्चा कोई भी कार्य करे तो वो ये देखे कि इस काम का दंड क्या मिलेगा। यदि इस काम का दंड मिल रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। और दूसरी अवस्था इसमें आ जाती है साधनात्मक सापेक्षवादी अवस्था, जिसमें वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे लिए क्या फायदा है, मेरे लिए क्या रिवार्ड है, मुझे क्या पुरस्कार मिलेगा, इसमें मेरा कुछ भला होगा इससे। और इसके जरिए आपकी प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर जो है, नैतिकता की जो पहली सीढ़ी है, उसको समझा जा सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जो हमने बात करी थी हाइंस की, जिसमें एक औरत थी जो बीमार थी, उसके पति ने दवा चुरा ली। अब लॉरेंस कोलबर्ग क्या करते थे, बच्चों को बिठा लेते थे। अब जैसे इस अवस्था के बच्चों को बिठाया, 4 से 10 वर्ष की अवस्था के बच्चों को, और उनको बिठा के उनसे पूछा कि बेटा बताओ, उस आदमी को दवा चुरानी चाहिए थी या नहीं चुरानी चाहिए थी? क्या उसने दवा को चुरा कर गलत किया या सही किया? अब बच्चा इस अवस्था का है, वो जवाब देता है कि साहब पत्नी को मरने देगा अगर, दवा चुरा के सही किया। अगर उसकी पत्नी मर जाती तो कितना नुकसान होता उसको कितनी कठिनाइयां होती, कितना काम करना पड़ता उसको। और दूसरा कहता है कि भाई दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी, दवाई चुराई तो दंड मिलेगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फांसी हो सकती है, जेल हो जाएगी। तो पहली अवस्था का पहला चरण जो है दंड एवं आज्ञाकारिता, वो ये देख रहा है कि अगर चुराई भी है तो उसमें भी नुकसान है, और अगर नहीं चुराई तो उसमें भी जो भी नुकसान, जो भी दंड उसे मिल रहे हैं, यानी भौतिक परिणाम के आधार पर यह परिभाषित हो रही है। दूसरे इसकी उपावस्था पर आते हैं साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, यानी यह देखना कि भाई अपने लिए क्या फायदा है इसमें। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन जो कहता है, फिर माफ कीजिए कोलबर्ग ने क्वेश्चन किया, भाई चुरा के सही किया या गलत किया? तो दूसरा कहता है कि भाई अगर पॉजिटिव में बच्चा बात करे तो, सकारात्मक इसके पक्ष में बोले तो, कि क्या गलत किया, चुरा ली तो चुरा ली, ज्यादा से ज्यादा जेल हो गई। अरे भाई लुगाई तो बच गई, सही है कि नहीं है भाई? पत्नी तो बच गई, जीवन भर पत्नी के साथ रहेगा। और अगर कोई इसके विपक्ष में भी इस अवस्था का बच्चा बोलता है तो वो कहता है कि भाई मान ले तू जेल चला गया, और जेल चला गया, दवाई भी मान लो पुलिस ने छीन ली, अब तुम 5, 7, 8, 10 साल बाद आओगे जेल से और पत्नी मर गई तो क्या फायदा हुआ इसमें तुम्हारा? यानी दोनों स्थितियों में, चाहे वो पक्ष में कह रहा है बच्चा, चाहे विपक्ष में कह रहा है, दोनों स्थितियों में वो बच्चा ये बात कह रहा है कि इससे तुम्हारा निजी फायदा हो रहा है या नहीं, और यहां पर कह रहा है कि इससे कोई दंड मिलेगा, कोई कठिनाई मिलेगी या नहीं। यह बात आपकी प्राक रूढ़िगत नैतिक तर्कना का स्तर जो है और जो अवस्था है वो कहती है, जो कि 4 से 10 वर्ष के आसपास रहती है।
आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूढ़िगत नैतिक तर्कना के स्तर की। यानी बालक की जो तर्क शक्ति है वो रूढ़ियों के ऊपर प्रभावित, रूढ़ियों से प्रभावित होती है, रूढ़ियों के ऊपर परिभाषित होती है। 10 के आसपास, 10 से 13 वर्ष की आयु के आसपास की यह अवस्था होती है और यह बात कहती है कि वो काम किया जाए जो समाज के नियमों के अनुकूल हो, और सही वही है जिससे दूसरों की मदद हो और स्वयं की इमेज जो है वो सही हो। दोनों चीजें, सही वही है जिससे दूसरों की मदद हो अगर केवल एक लेवल पर बात करें तो, और दूसरी स्थिति इसमें है कि जो समाज के नियमों के, समाज के कायदे कानून के अनुकूल हो। कैसे? दो स्थितियां इसमें आई हमारे पास, दो उप अवस्थाएं हमारे पास इसमें आई। पहली उप अवस्था क्या थी? उत्तम लड़का अच्छी लड़की की उन्मुखता। हमने उस बच्चे के उदाहरण से देखा कि उसके एक दोस्त ने कहा कि यार मैं इसे बचा तो लूंगी, लेकिन अगर मैंने इसे बचाया तो क्या होगा, मुझे लोग समझेंगे कि ये अच्छी लड़की नहीं है, समाज के नियमों के अनुकूल नहीं है। ये समाज के नियमों के अनुकूल इसलिए नहीं है क्योंकि समाज बोलेगा कि ये अच्छी लड़की नहीं है, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। एक टर्म आती है ना, लोग क्या कहेंगे। इस अवस्था में व्यक्ति की जो तर्कना है वो इस बात पर प्रभावित होती है, उस बात से प्रभावित होती है, उस बात से निर्भर करती है। दूसरी अवस्था इसमें जब आती है तो सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता। इसमें बच्चे कायदे कानून, नियम, रेगुलेशंस, रूल्स, इनकी बात करता है। अब जब उस हाइंज के उदाहरण से हम इसे समझने की कोशिश करें कि हाइंज ने क्या कहा था, तो हाइंज ने जो कहा था और उत्तम लड़का अच्छी लड़की की जो अवस्था आई आपकी, उस अवस्था में एक आदमी बोलेगा कि भाई चुरा ले। उसे अगर कोलबर्ग पूछे कि भाई दवाई चुरानी चाहिए या नहीं चुरानी चाहिए, तो कोलबर्ग को वो बच्चा जवाब देगा कि साहब चुरानी चाहिए। अरे भाई अच्छा पति कैसे साबित होगा? पत्नी क्या बोलेगी कि तुम अच्छे पति नहीं हो। यानी समाज क्या सोचेगा, पत्नी क्या सोचेगी, इसके ऊपर उसकी जो व्यवस्था है, उसका जो तर्क शक्ति है, वो उसके जो नैतिकता है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, प्रभावित हो रही है। और इसके नेगेटिव्स में अगर जाके सोचें तब भी वो बच्चा यही कहेगा कि उसे नहीं चुरानी चाहिए। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया अपराधी समझेगी, दुनिया बोलेगी कैसा आदमी है, चोरी कर ली इसने। यानी आपकी तर्क शक्ति, आपकी नैतिकता, आपकी मोरालिटी इस बात पर प्रभावित हो रही है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, समाज के नियम कायदे क्या कहेंगे, क्योंकि समाज तो नियम कायदों से बंधा हुआ है। फिर जब सामाजिक व्यवस्था कुछ ज्यादा ही व्यक्ति के ऊपर प्रभावित हो जाती है, चौथी अवस्था जो आती है जिसको हम सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता की अवस्था कहते हैं, जब व्यक्ति रूल, कायदे, कानून की बात करता है। हमने जो बच्चे के उदाहरण में देखा था कि जो चौथा आदमी आता है और बोलता है स्कूल के अंदर लड़ाई मत करो, स्कूल पढ़ने की जगह है, लड़ने की जगह नहीं है। याद है ना, पहले बच्चे ने तो कहा था कि अगर बचा लूंगा तो मुझे भी पिटाई होगी और मुझे घरवाले भी मारेंगे। दूसरी बच्चे ने कहा था कि बचा लेते हैं, बचाएंगे तो ये बच्चा हमें भविष्य में फायदा करेगा। यानी जो आपके परिणाम आपके फायदे के लिए कितने हो रहे हैं। तीसरी अवस्था जिसमें हमने अभी अभी देखा, एक लड़की ने सोचा था उस अवस्था में कि अरे यार इसे बचा तो लेती हूं, लेकिन अगर इसे बचा लिया तो क्या होगा, मुझे लोग समझेंगे कि ये कैसी लड़की है, लड़ाइयां करती फिरती है। और चौथी अवस्था में बच्चा आके बोलता है कि स्कूल के अंदर कोई नहीं लड़ेगा। तो इस अवस्था में जब कायदे कानून से बात आती है तब व्यक्ति कैसे सोचता है। फिर कोहलबर्ग ने कुछ बच्चों को बुला के कहा कि बताओ उस व्यक्ति को दवा चुरानी चाहिए या नहीं चुरानी चाहिए। दवाई वाला जो उदाहरण था, चौथी बार पूछा, चौथे बच्चों से पूछा, चौथी अवस्था के बच्चों से पूछा जो सामाजिक नियम कायदों से बंधे हुए थे, चुरानी चाहिए या नहीं चुरानी चाहिए। तो जो पक्ष में, फेवर में बोल रहे थे उन्होंने कहा बिल्कुल चुरानी चाहिए। अरे भाई पति है उसका जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी पत्नी का ध्यान रखे। क्या गलत किया उसने चुराया तो। और दूसरे जो व्यक्ति थे जिन्होंने इसके नेगेटिव में बोलना था, उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं चुराना चाहिए। भाई कायदा कानून नाम की भी चीज होती है, समाज के कुछ नियम है, कायदे कानून, आप कानून तोड़ लोगे, बीमार है अच्छी बात है, कुछ और बात करता, ऐसे थोड़ी आप किसी के घर में चोरी करोगे जाके। तो यहां पर चौथी अवस्था इस बात से गवर्न हो रही है कि समाज किस प्रकार से आपको प्रभावित करता है या समाज क्या कहेगा। रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर। तीसरी अवस्था और उसकी उप अवस्थाओं पर आते हैं जो कहता है उत्तर रूढ़िगत नैतिक तर्कणा का स्तर है। यह कहता है कि इस अवस्था तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, बहुत कम लोग।
महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, ऐसे लोग इस जगह तक पहुंच पाते क्योंकि ये समाज के कायदे कानून, व्यक्ति के कायदे कानून, अपना फायदा, इन सब से ऊपर उठकर एक आदर्श स्थिति में सोचने लग जाते हैं। अब इसी अवस्था में जो पहली स्थिति आती है, जो 5वीं स्टेज जो थी हमारी, ये 6ठी स्टेज है, इससे पहले की 4 हम देख चुके हैं। तो 5वीं स्टेज में जब बात आती है तो कहते हैं सामाजिक अनुबंध की उन्मुखता, कि समाज हमारा कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ है, कुछ समाज के कुछ नियम कायदे कानून हैं। ऐसे में एक विचार यह भी आता है कि अगर नियमों को किसी व्यक्ति के फायदे के लिए तोड़ा जा रहा है तो गलत नहीं है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन कहता है कि लोगों को मारना तो गलत है प्रभु, तब कृष्ण कहते हैं कि भाई तुम लोगों को थोड़ी मार रहा है, तू तो सत्य के लिए लड़ रहा है और सत्य के लिए सब जायज है। यह बात यहां पर कही जाती है। कोहलबर्ग ने भी यही सवाल उन लोगों से किया, बच्चों से, कि बताओ इस अवस्था में जो लोग पहुंच गए थे कि उन्हें दवा चुरानी चाहिए थी या नहीं चुरानी चाहिए थी। तो एक आदमी ने कहा कि भाई, एक जिसने पॉजिटिव सकारात्मक कहा कि भाई चुरा रहा है तो वो डर के कारण चुरा रहा है, उसका कोई डर है, उसको डर है कि उसकी पत्नी चली जाएगी इसलिए वो चुरा रहा है, और कोई रीजन नहीं, इसलिए उसको चुरा लेनी चाहिए। और जो नहीं चुराने के पक्ष में थे, जो विपक्ष में थे, वो कह रहे थे कि भाई चुरा तो लो, अच्छी बात है, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे, समाज के अंदर प्रतिष्ठा खो दोगे, सारी चीजों को खो दोगे, इमेज जो है, इमेज खो दोगे तुम अपनी। ये बात, क्योंकि समाज एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ है ना। ये अवस्था इससे पहले की जो अवस्था थी उसके जैसी ही है। यहां पर व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को लेकर सोचने लग जाता है कि आप उन नियमों को तोड़ सकते भी हो या नहीं। पहले की अवस्था में हमने देखा था कि नियम तोड़ने ही नहीं है। यहां पर व्यक्ति कह रहा है कि चलो तोड़ लो, उसको डर लग रहा है इसलिए चुरा ली उसने, ये चीज है। और अंतिम अवस्था जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करती है, जो कहती है यूनिवर्सल नीति परक जो सिद्धांत हैं उनकी बात कहती है। और नीति परक सिद्धांत कैसे, वो हमने देखा था एंड में एक प्रिंसिपल ने जब बच्चों को आके कहा कि स्कूल के नियमों में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई करना अपने आप में बुरी बात है इसलिए मत लड़ो। ये अवस्था तक बहुत कम लोग जा पाते हैं। और इस अवस्था में अगर उस बच्चे से सवाल किया, जैसे कोहलबर्ग हर व्यक्ति से दवाई वाली क्वेश्चन कर रहे थे, तो कहा कि भाई उसे चुरानी चाहिए या नहीं चुरानी चाहिए, तो एक ने कहा कि भाई चुरा लेनी चाहिए, पक्ष में बोलने वालों ने, फेवर में बोलने वालों ने, क्योंकि अगर वो नहीं चुराएगा तो वो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी वजह से उसकी पत्नी की डेथ हो गई, पत्नी का देहांत हो गया। और जो विपक्ष में कह रहे थे वो कह रहे थे कि भाई उसे नहीं चुरानी चाहिए, अगर उसने चुरा ली तो वो जीवन भर आईने में अपने आप को नहीं देख पाएगा, अपने आप से नजर नहीं मिला पाएगा, वो अपने आप को कभी ईमानदार नहीं कह पाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से व्यक्ति की जो नैतिक तर्कना है, नैतिक तर्क शक्ति है, वो चीजों से प्रभावित होती है, उसका प्रभाव कैसे व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। अंतिम अवस्था में हमने देखा कि ये उच्चतम स्तर है नैतिकता का। इससे पहले की अवस्था में हमने देखा था कि तीसरी अवस्था जो थी जिसमें उत्तम लड़का, अच्छी लड़की, और चौथी अवस्था में हमने देखा था कि कायदे कानून से व्यक्ति बंधा हुआ है। पहली अवस्था में हमने देखा था कि दंड से व्यक्ति बंधा हुआ है, कि दंड जो है, किसी काम को करने से अगर मुझे पनिशमेंट मिल रहा है तो मैं नहीं करूंगा, पनिशमेंट मिल रहा है तो तर्कना, मतलब वो नैतिक नहीं है। और दूसरी अवस्था में वो देखता है कि इसमें अपना फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। आइए अब उस सवाल को देखते हैं जो कोहलबर्ग से जुड़ा हुआ है, आर्टेट 2012 में पूछा गया है। फिर से आते हैं कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना किस बात पर आधारित होती है, कि भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। नंबर 1, कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता की पूर्ति होती है। 2, नियमों का पालन करने के बदले कुछ लाभ भी मिलना चाहिए। नंबर 3, सही कार्य वो है जो उस व्यक्ति द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करे। तो जाहिर सी बात है, हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि 9 वर्ष का बालक, यानी सबसे पहली अवस्था की यहां पर बात हो रही है। सबसे पहली जो अवस्था थी, जो दंड की बात करता है, आज्ञाकारिता की बात करता है, जो कहता है कि अगर बच्चा भी अपने पेरेंट्स की या टीचर्स की इज्जत करता है तो इसलिए करता है कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो ये मुझे पीटेंगे, इसलिए होमवर्क करता है वो बच्चा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी भी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। फिजिकल रिजल्ट्स जो उस कार्य के हो रहे हैं उससे उस कार्य का अच्छा या बुरा होना पता चलता है। आइए
अगले सवाल को देखते हैं। बहुत सरल सा सवाल है, आरटेट 2015 में यह पूछा गया है। सवाल क्या था कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह बात किसने कही थी? बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो सीधे परिभाषाओं से जुड़े हुए आते हैं, और उन परिभाषाओं से जुड़े हुए सवालों को हमें कर लेना चाहिए। हालांकि थोड़े से रटने से जुड़े होते हैं, रटना पड़ता है उनको, लेकिन ये फायदा मिलता है इस चीज का। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। अब ज्यादातर विद्यार्थी जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। विकास का एक अधिनियम है। अगला प्रश्न देखते हैं जो आरटेट 2012 से ही आया है। विकास का अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशियां भिन्न भिन्न होती हैं। यह सवाल विकास के सिद्धांत का है, एक तरह से रिवीजन के लिए मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं। इस अधिनियम के अनुसार, माफ कीजिएगा, अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। बिल्कुल। वयसंधि काल और जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वयसंधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी और वयसंधि काल सबसे अधिक दुखी का काल होता है। हमने जब विकास के सिद्धांत पढ़े थे तो हमने एक बात पढ़ी थी अंतिम सिद्धांत में, आप याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि हर अवस्था की खुशी अलग अलग होती है। आज की अवस्था में बात करें तो ऐसा होता है कि खुशी जो है वो बहुत सारी चीजों से प्रभावित होती है और क्षणिक होती है। मान लीजिए मैंने कुछ बहुत मेहनत करके पैसा कर्जा लेकर पढ़ाई करी अपनी, और मैं किसी परीक्षा में सफल हो गया, मुझे खुशी तो होगी, लेकिन उस वक्त दिमाग में एक और चीज आ जाएगी कि यार कर्जा भी उतारना है। ऐसे में इस खुशी को आप कह नहीं सकते कि वो आप पूर्णतः अंतर्मन से खुश हो। इसलिए जो बचपन की अवस्था होती है, जीवन का पहला अवस्था, माफ कीजिएगा, शैशवावस्था जो होती है, वो जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। और वयसंधि का काल, जब प्यूबर्टी स्ट्राइक करती है व्यक्ति को, यह सबसे ज्यादा दुख का काल होता है, क्योंकि इस वक्त व्यक्ति में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो उसे समझ में नहीं आते। एडोलेसेंस एज के जो ऐसे परिवर्तन होते हैं जो उसको समझ में नहीं आते, और धीरे धीरे जिनसे वो डील करता है, जिस तरह से वो उन परिवर्तनों से जूझता है, लड़ता है, उसको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दुखी करते जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है और वयसंधि काल सबसे अधिक दुख की अवस्था होती है। यहां पर कुछ सवाल जो हमने लिए थे, मेरे ख्याल से आपको आज जो दो कॉन्सेप्ट हमने समझे, वीडियोग्राफ्स के जरिए, क्वेश्चन आंसर्स के जरिए, इन कहानियों के जरिए आपको बिल्कुल पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। बाकी के लेक्चर्स हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मैं लेता हूं विदा, मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, शुक्रिया।